आज के पीवाईक्यू सीरीज में हम यूपीपीसीएस आरआरओ के 2023 की निरस्त परीक्षा के पीवाईक्यूज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले वाले पार्ट में हम लोग 50 से लगभग 52 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 53 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है फर्रुखशियर, जहांदार शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बहादुर शाह का कालानुक्रम है 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 1713, फर्रुखशियर 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748। नेक्स्ट देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये मैच करना है। फर्स्ट है स्कंद आवर्त, चालू अनुपात, अम्ल परख अनुपात, सकल विनियोजित पूंजी। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। स्कंद आवर्त का होता है बेची हुई वस्तु की लागत अपॉन औसत स्कंद। चालू अनुपात का होता है चालू संपत्ति चालू दायित्व, चालू संपत्ति अपॉन चालू दायित्व। अम्ल परख अनुपात का होता है तरल संपत्ति अपॉन चालू दायित्व। सकल विनियोजित पूंजी का हो जाएगा ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ बटे में कुल संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में यूपी आरओ हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, या किसी भी एग्जाम में अक्सर आता ही है। तो इसका देखेंगे ऑप्शन समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक। नेक्स्ट ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, या पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। आगे यानी ये तीनों शब्द जो है बाद में जोड़े गए हैं, ये मूल संविधान में नहीं थे। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, इसको स्टार मार्क करेंगे कि ये जो तीनों शब्द हैं ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो ये 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट चलते हैं 56 क्वेश्चन। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा सही है? पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी, देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनावों को संपक्ष कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। गांव, माध्यमिक तथा जिले स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे। इसके अलावा माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अनुच्छेद 243 च के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन में ऑप्शन में 18 वर्ष दिया है जो कि गलत है, 21 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। एग मार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एग मार्क कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता का सूचक है। एग मार्क
का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी सभी सही हैं। एक मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। एक मार्क का प्रमाण पत्र विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा, यानी इसका ऑप्शन सी ओनली एक है। इसमें भारत में कृषि उपज ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम 1937 द्वारा कानूनी रूप से लागू किया गया था। वर्तमान में एक मार्क में 222 वस्तुएं शामिल हैं। इसका मुख्यालय हरियाणा में है। वर्तमान में उत्पादों को प्रमाणित करने के मानक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। यह खाद्य तेलों तथा वसा प्रकार के पदार्थों के लिए अनिवार्य है। 58 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश को 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। इसका ऑप्शन दोनों ही गलत है, यानी 1 और 2 दोनों ही गलत है। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों एवं 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। 4 आर्थिक क्षेत्रों में से 4 जो है पूर्वी क्षेत्र जिसमें 28 जिले, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले एवं केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले तथा बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जिले हैं। 59 क्वेश्चन देखेंगे। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 2 सही है। मुरादाबाद तांबे के लिए नहीं बल्कि पीतल उद्योग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पीतल की ढलाई नक्काशी का काम आज़ादी के यानी इसका काम जो है ढलाई नक्काशी का स्वतंत्रता से पहले से ही हो रहा है। धातु हस्तशिल्प निर्यात की बदौलत मुरादाबाद को विश्व के मानचित्र पर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद SEZ यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। इसको इम्पोर्टेंट करेंगे, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त नोएडा करते हैं तथा स्थायी रूप से सहायक विकास आयुक्त द्वारा शासित होता है। इसे 2003 में मुरादाबाद के पाकराबारा डिंगरपुर रोड पर स्थापित किया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कारण और कथन का क्वेश्चन है। जौनपुर को सिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। तो ये दोनों सही हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। दोनों सत्य है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। जौनपुर को सिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था, अतः ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सिराज-ए-हिंद जौनपुर का ऐतिहासिक नाम है। फिरोज तुगलक ने शहर की यानी जौनपुर शहर की स्थापना की थी और इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक उनके चाचा थे, मोहम्मद बिन तुगलक। शॉर्ट में इसको MBT और फिरोज शाह तुगलक को FST याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं। तो FST ने MBT यानी उनके चाचा की स्मृति में ये शहर की स्थापना की थी और इसका नाम भी रखा था, जिसका वास्तविक नाम जौना यानी MBT का ही नाम जौना खां भी था। 61 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन देखेंगे। ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, गति का संरक्षण या अवगाद्रो की अवधारणा। तो इसका आंसर हो जाएगा गति का संरक्षण। रॉकेट गति का संरक्षण, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट से गैस अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है। हम देखते हैं ना रॉकेट को जलाते हुए, कॉमन लाइफ में भी ये चीज़ें हमने यूज़ करी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। रॉकेट के ऊपर उठने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती है। न्यूटन के द्वितीय नियम
के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। ऑप्शन बी है, महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे। ऑप्शन सी, दलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई। डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ये वाला गलत है। ये असत्य जो लिखा होता है ना, इसको ध्यान देंगे, इसको लिख देंगे रॉन्ग, यानी रॉन्ग बताना है हमें कि कौन सा गलत है। विलियम हंटर के अनुसार 1846 में सबराव की विजय ने लॉर्ड हार्डिंग को पंजाब को जीत लेने का अधिकार दे दिया था, परंतु 1849 में गुजरात की विजय ने लॉर्ड डलहौजी को उस अधिकार को लागू करने पर बाध्य कर दिया। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब का राज्य समाप्त हो गया तथा महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रांत भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बन गए। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड, लगभग 4 से 5 लाख, माफ कीजिएगा 50 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। 63 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, हम बस यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन करेंगे। 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। ऐसे जो भी करंट के क्वेश्चन होते हैं ना, इसको पुराना वाला कि मान लीजिए पढ़ लिया तो ये इससे ये हमें पता लगेगा कि 2025 में क्या हुआ था। जैसे 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 दिया हुआ है, तो हम इसको 2025 के डेटा से अपडेट कर लेंगे। चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। आरआरआर और गंगूबाई काठियावाड़ी को क्रमशः 5 और 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी केवल 2। 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 28 अगस्त 2023 को घोषित किया गया, जिसमें रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट हिंदी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया। इसका निर्देशन आर माधव ने किया है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 को घोषित किए गए। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया। इसको हम 2025 से अपडेट कर लेंगे, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखेंगे। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है ना तो 1 ना तो बी, यानी ना तो 1 ना तो 2, 1 और 2 दोनों, 1 और 2। इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही सही है। मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसे अनौपचारिक रूप से मंगलयान मूवी भी आई थी, आप सब देखे होंगे तो जानते होंगे, 24 सितंबर 2014 से मंगल की परिक्रमा कर रहा एक अंतरिक्ष यान है। 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन था। इसरो, रॉसकोमॉस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है। यानी रॉसकोमॉस ये रशिया का हो गया, नासा अमेरिका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो जो है हमारी चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है, जिसने अंतर्ग्रही मिशन सफल किया। 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
ऑप्शन देखेंगे। आईटीसी का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ऑप्शन 2 है आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है: कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति, शून्य रेटेड आपूर्ति। इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल डी, यानी ये वाला गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आईटीसी अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर किए गए टैक्स भुगतान। इस प्रकार कथन एक सही है। वहीं आईटीसी पात्रता केवल कर योग्य आपूर्ति है गैर कर योग्य आपूर्ति एवं शून्य रेटेड आपूर्ति इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए ये बी वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 67। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी हमें रॉन्ग क्वेश्चन बताना है, रॉन्ग आंसर। मौलिक अधिकार का संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। सी ऑप्शन। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। डी भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बी सी डी गलत है, बाकी बस ए सही है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। ये मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार असीमित नहीं है, यानी इन पर इसे सीमित किया गया है। राज्य द्वारा युक्त निबंधनों के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है। यह अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के माध्यम से इनको संसद घटा बढ़ा सकती है। भारत में शासन का स्वरूप सामान्यतः संघात्मक रहता है, किंतु संकट के समय वह एकात्मक रूप धारण कर लेता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। 21 में कहा गया है, अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं? मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ना कि मृत्यु का अधिकार, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, मिलान करना है, चलिए देखते हैं। इसका डायरेक्ट हम आंसर देख लेंगे। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 1963 में स्थापना, इनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 1963, भारतेंद्र नाट्य अकादमी लखनऊ 1975, अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या 1986। यानी ये वाले जो है ना क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले अक्सर आ जाते हैं यूपी पीसीएस और आरओआर में तो आते ही हैं, यूपी स्पेशल के तौर पे। निम्नलिखित नीचे दो कथन, ये कारण कथन वाला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, और इसका कारण है भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन है ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सत्य है किंतु व्याख्या नहीं करता, ए असत्य है, आर सत्य है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ, ये इम्पोर्टेंट है, या तो वह स्वयं या अपने अधीनस्थ के द्वारा करेगा। भारत के राज्यों का संवैधानिक प्रमुख राज्य होता है, इसलिए वो ऑप्शन गलत था, क्योंकि यहाँ पे राज्य दिया हुआ है, ना कि भारत का।
तो राज्यों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल और भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 154(1) में यह प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में ये बात है। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 सही है। अफ्रीका का विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। यह जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच की सीमा पर स्थित है। जैसे ही इसमें जाम्बेजी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, तो इसे याद कर लेंगे कि जाम्बेजी में ही लास्ट में जी आ रहा है, तो इसलिए याद कर लेंगे ऐसे जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ईजी हो जाएगा याद करना, जो तीनों में शामिल है। तो यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में सीमा पर स्थित है तथा यह विश्व के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक है। 1989 में विक्टोरिया जलप्रपात को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। 71 क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम यहाँ जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसकी एक अलग से सीरीज बनाएंगे जिसमें हम मैथ के क्वेश्चन कराएंगे, तो उसे ध्यान से देखते रहिए। 72 क्वेश्चन, नीचे दिए गए 2 कथन हैं। ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो कथन दिया हुआ है, बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। इसका कारण है, भारत के किसी हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। इसका ऑप्शन देखते हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन ना बहुत ध्यान से देखना होता है। कभी कभी हमें आदत होती है कि यहाँ सही व्याख्या करता है, उसके बाद रहता है सही व्याख्या नहीं करता, फिर सत्य असत्य। तो ये कभी कभी उलट देता है, लाइक ये वाला डी कर देगा या ये वाला ए कर देगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि ऑप्शन बिना देखे ही ऐसे टेस्ट या PYQ देख के आदत रहती है, तो हम ए लगा देते हैं कि इसमें यही होगा कि व्याख्या करता है। तो इसे हम ध्यान देंगे जब भी क्वेश्चन करेंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी व्याख्या नहीं करता है। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। तकनीकी और संस्थागत सुधारों की, क्योंकि भारत की उत्पादकता अभी भी विश्व के कई देशों के मुकाबले में कम है। भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर ही निर्भर हैं। इसलिए दोनों ही कथन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध हैं? ये तो आप सभी को पता होगा। चूना पत्थर, जिप्सम, ये सब राजस्थान में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। भारत का राजस्थान चूना पत्थर, जिप्सम, नमक, जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। इनके मुख्य निक्षेप जोधपुर, नागौर, बीकानेर की तृतीयक मिट्टी और शैलों में पाए जाते हैं। जिप्सम कैल्शियम का एक हाइड्रेटेड सल्फेट है जो एक सफ़ेद अपारदर्शी या पारदर्शी खनिज के रूप में बेड की तलछटी संरचनाओं जैसे कि चूना पत्थर, सैंडस्टोन सेल्स में होता है। भारत में खनिज संपदा का वितरण बेहद समान है। भारत के गुजरात और असम में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, तो वहीं राजस्थान अधात्विक खनिजों के भंडार के लिए फेमस है। अब इधर मैथ के क्वेश्चन आ गए, इसको हम बाद में करेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गाज़ा पट्टी, ये गाज़ा, इज़राइल, इसके जो भी लोकेशन होंगे ये हम स्टार मार्क करेंगे। माफ़ कीजिएगा, अच्छे से स्टार नहीं बना है। अब सही लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाज़ा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसकी सीमा मिस्र से लगती है, इसकी सीमा इज़राइल से लगती है। आंसर हो गया एक, ना तो एक ना तो दो, एक और दो दोनों, केवल दो, यानी ये दोनों ही सही हैं। गाज़ा पट्टी इज़राइल के दक्षिण पश्चिम में स्थित है।
6 से 10 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। गाजा की बात करें तो इसके 3 ओर इजराइल का नियंत्रण है, यानी ये रहा, ये तीनों ओर जो है ना, ऐसे इजराइल हो गया और यहीं पे ये गाजा है। हालांकि भू क्षेत्र के 2 तरफ इजराइल की सीमा है तथा पश्चिम की सीमा भूमध्य सागर, इधर जो है ये वाला एरिया इक्वेटोरियल सी है। पश्चिम की सीमा भूमध्य रेखा से लगी जिसका नियंत्रण इजराइल द्वारा किया जाता है। इसका दूसरा प्रमुख शहर दक्षिण में स्थित राफा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि राफा कहाँ स्थित है, तो ये हम बता देंगे, ऐसे याद कर लेंगे। जो मिस्र की सीमा से लगा हुआ है। वर्ष 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के परिणाम स्वरूप इजराइल ने गाजा पर अधिकार कर लिया और इन क्षेत्रों पर अपना सैन्य कब्जा शुरू कर दिया। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। इसको हम अपडेट कर लेंगे 2025 से, ठीक है। नेक्स्ट शायद नोएडा में हुआ था, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी केवल ये वाला सही आंसर जो लखनऊ में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ग्लोबल ट्रेड शो तथा इन्वेस्टर यूपी 2.0 का भी उद्घाटन किया। इसका आयोजन 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच किया गया। यह उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है। इसमें नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और दुनिया भर के नेताओं का एक मंच पर लाया जाएगा, जहां वे सामूहिक रूप से व्यापार के अवसरों का पता लगाने और साझेदारी करने में सहायता करेंगे या विचार करेंगे। निम्नलिखित युग्मों दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के जिले में से कौन सा सही सुमेलित है? देवीपाटन मंदिर श्रावस्ती, चीनी मंदिर महोबा, बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर, समसपुर पश्चिम बिहार अमेठी, यानी ये वाला सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देवीपाटन मंदिर बलरामपुर, चीनी मंदिर कुशीनगर, बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर और समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली। इसका एक ट्रिक है, समसपुर यानी समस्त और राय, जैसे सभी लोग राय देते हैं ना, फ्री का ज्ञान आजकल सब लोग बांटते हैं, तो ऐसे ही समस्त राय से हम याद कर लेंगे, समस्त से समस्तपुर, राय से रायबरेली। नेक्स्ट चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय यानी सुमेलित नहीं है? ये बोर्ड और उसके लोकेशन की बात की गई है यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद, चाय बोर्ड कोलकाता, मसाला बोर्ड कोच्चि और रबर बोर्ड कोट्टायम। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद में नहीं बल्कि बेंगलुरु में है। चाय बोर्ड कोलकाता, मसाला बोर्ड कोच्चि, कोट्टायम में रबर बोर्ड स्थापित है। 79 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान करने वाला है। ये राजधानी शहर है और देश है, इसका हम मिलान करेंगे। कंपाला, किगाली, किंशासा, खार्तूम, रवांडा, युगांडा, सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका हम मिलान करते हैं। कंपाला का हो जाएगा युगांडा, किगाली का हो जाएगा रवांडा, किंशासा का हो जाएगा कांगो, सूडान का हो जाएगा खार्तूम। यहाँ देख लेते हैं, कंपाला युगांडा, किगाली रवांडा, किंशासा कांगो, खार्तूम सूडान। नेक्स्ट चलते हैं 80 क्वेश्चन। पश्चिम घाट के विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है, उत्तर से दक्षिण, ये इम्पोर्टेंट है बहुत, उत्तर से दक्षिण तक का सही क्रम बताना है इसका, तो इसका ऑप्शन है बी, यानी थाल घाट, बोहर घाट, पाल घाट। इसका एक ऑप्शन है
थाल, घाट, भोर। इसका ऑप्शन माफ़ कीजिएगा, ट्रिक है इसका। जैसे थाल, भोर, फिर ये पाल। इसका ट्रिक ये है कि थाल से थाली लेकर भोर में निकले, पाला पड़ा। यानी भोर भोर में ठंडी लगती है ना, तो उसे पाला पड़ा से याद कर लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पश्चिमी घाट के विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम। थाली लेकर भोर में निकले, पाला पड़ा। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। थाल घाट जो है महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता जलमार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरता है। भोर घाट की बात करें तो उत्तरी सह्याद्री में स्थित है, जो मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग व सड़क मार्ग को जोड़ता है। पाल घाट नीलगिरी, अन्नामलाई श्रेणियों के बीच केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर के रेल व सड़क मार्ग गुजरते हैं। 81 क्वेश्चन है, ये मिलान करना है। इसमें ये जो स्वर्ण पदक विजेता और ये स्पोर्ट्स दिया गया है, तो ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है। नए वाले क्वेश्चन स्पोर्ट्स के हम जब देख लेंगे, ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन। काला नमक, चावल, देसी घी, आंवला और केला फाइबर, इसको मिलान करना है। काला नमक हो जाएगा सिद्धार्थनगर, आंवला हो जाएगा प्रतापगढ़, केला फाइबर यानी डी का ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर, देसी घी हो जाएगा औरैया। यहाँ पे देख लेते हैं, काला नमक सिद्धार्थनगर, देसी घी औरैया, आंवला प्रतापगढ़, केला फाइबर कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है। तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। ये क्वेश्चन आंसर गलत है। सी यानी केवल एक सही है, गीतावली उनकी पत्नी का नाम नहीं था। तुलसीदास का जन्म 1523 ईस्वी में बांदा जनपद में वर्तमान चित्रकूट जनपद के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली तथा बेटे का नाम तारक था। यहाँ पे है ना रत्नावली। तुलसीदास सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। इन्होंने विष्णु के अवतार राम का गुणगान करते हुए रामचरितमानस की रचना की थी। ये पूछ लेता है कभी कभी कि ये किसके समकालीन थे, तो ये अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। तो ये याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 85 नंबर, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद का मिलान करना है कि किसमें क्या है। यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं, ऐसे अलग पेज पे आ गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महात्मा गांधी ने दिया था ये ग्राम पंचायत वाला। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, 98 में संसद का सचिवालय, 239 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन शामिल है। 87 भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या क्या प्रतिशत था। ये जनगणना वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम पढ़ लेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी 31.2%, जबकि 68.8% जनसंख्या अभी गांव में निवास करती है। 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश की कुल 121.08 करोड़ जनसंख्या में 37.71 करोड़ शहरी एवं 83.37 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अंतिम परिणाम 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए थे। यानी इसका अंतिम परिणाम जो है 13 को जारी किए गए थे। कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि 2011 से लोग सोचते हैं कि 2011 में ही जारी हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 88 नंबर क्वेश्चन, पर्वत और उसके महाद्वीप दिए हुए हैं। एंडीज, अल्ताई, आल्प्स और अपलेशियन, यहाँ इसकी लोकेशन दी हुई है। महाद्वीप, ये कौन से महाद्वीप में कौन से पर्वत हैं।
एंडीज, अप्लाशियन यानी उत्तरी अमेरिका, आल्प्स यानी यूरोप में होते हैं। एंडीज से मैंने याद रख रखा है दक्षिण अमेरिका, एंडीज एंड से, जैसे ये नीचे है तो ये एंड में है तो हमने एंडीज ऐसे याद कर रखा है कि दक्षिण अमेरिका जो है वो एंडीज इसमें पाई जाती है। अल्ताई एशिया में। नेक्स्ट ये एंडीज दक्षिणी अमेरिका, अल्ताई एशिया, आल्प्स यूरोप, अप्लाशियन उत्तरी अमेरिका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण का क्वेश्चन है। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम थे। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। ऑप्शन है ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है, ए आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की व्याख्या करता है और उसमें व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी व्याख्या करता है। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चटर्जी और परमानंद मैत्रा के संयुक्त प्रयासों का परिणाम थी। इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन की सलाह पर की गई थी। उन्हें द्वारकानाथ टैगोर द्वारा इंग्लैंड से भारत लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बंगाल में उदार राजनीति की स्थापना करना था, इसलिए दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 या 22 राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा ही आ जाता है, तो इसको हम करंट अफेयर से अपडेट कर लेंगे, बाकी ये पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में किया गया था। इस पुस्तक मेला की थीम जो है ये अपडेट कर लेंगे इसको, केटी फाउंडेशन तथा फोर्स वन बुक्स द्वारा किया गया था। ये याद रख लेंगे कि राष्ट्रीय पुस्तक मेला से एक क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर से अपडेट कर लेंगे। कथन और कारण का क्वेश्चन है। नरगिस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए असत्य है किंतु आर सत्य है, ए आर दोनों सत्य है किंतु व्याख्या नहीं करता है, ए आर दोनों सत्य है किंतु व्याख्या करता है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। यह पुरस्कार इन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया था। 94 क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, बी, यानी आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, जबकि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में 1 से 5 दिसंबर के बीच किया गया था। ताज महोत्सव का आयोजन, ताज से हम रिलेट करेंगे आगरा में, ठीक है। ताज महोत्सव आगरा में। वर्ष 2023 में भी ताज महोत्सव का आयोजन 18 फरवरी से 27 फरवरी तक आगरा के शिल्पग्राम में हुआ था। झांसी में स्थित केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में 7 नवंबर को आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया था। अब ये मिलान करना है। मधुबनी, लेपाक्षी, पट्टचित्र, वारली, उड़ीसा, महाराष्ट्र, यानी ये चित्रकारी और उसके राज्य दिए हुए हैं। मधुबनी का हो जाएगा बिहार, लेपाक्षी का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, माफ कीजिएगा आंध्र प्रदेश, पट्टचित्र का हो जाएगा उड़ीसा, वारली यानी महाराष्ट्र। मधुबनी बिहार, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, पट्टचित्र उड़ीसा, वारली महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। विचार कीजिए तथा इन्हें निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन देखेंगे। एक्स किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंगे। इसमें पूछा क्या है एक बार देख लेते हैं।
आवृत्ति का बढ़ता क्रम, यानी ऐसे जान ये बढ़ता है इनकी आवृत्ति। एक्सकिल्डे दृश्य, अवरक्त और रेडियो तरंगे, इनकी आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये देखिए ये वाला इसी ईयर के क्वेश्चन में ये 2 बार आए हैं। तो ये जो अकादमी वाले हैं ना, संगीत हो गया, नृत्य से हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको हम स्टार लगा लेंगे। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। यह वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन है 1, ना तो 1 ना तो 2, 1 और 2 दोनों, केवल 2। इसका आंसर हो जाएगा बी, ना तो 1 ना तो दोनों। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी राज्य में संगीत, नृत्य एवं नाट्य कला को समन्वित करने और उसका विकास करने के लिए 1963 में स्थापित की गई थी। यह प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। पहले इस संस्था का नाम उत्तर प्रदेश नाट्य भारती था, जिसे 1969 को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलता है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद ही हम जान पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन कितनी बार आए हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि सबसे पहले PYQs फॉलो करें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 98, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोष अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं की। ऑप्शन देखते हैं, ना तो 1 ना तो 2, 1 और 2 दोनों और 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोनों ही सही हैं। चीनी उद्योग प्रारंभ से ही उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के देवरिया के प्रतापपुर में 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1935 में गन्ना विकास विभाग स्थापित हुआ। सरकार ने गन्ना कृषकों की मदद की दृष्टि से शुगर फैक्ट्रीज एक्ट 1938 लागू किया। गन्ना उद्योग में गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना आदि चीनी उत्पादन की समस्याएं हैं। टेक्नोलॉजी वगैरह भी आ सकते हैं, फंड भी इसकी समस्या में आ सकते हैं, ये भी ध्यान देंगे। 99 क्वेश्चन है, मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा जीन गॉटमैन। जीन गॉटमैन ने मेगापोलिस शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। 100, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुप्तकालिक प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? भुक्ति विषय विधि ग्राम, विषय भुक्ति विधि ग्राम, या विधि भुक्ति विषय ग्राम, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पहले भुक्ति, फिर विषय, फिर विधि, फिर ग्राम। ये गुप्त काल की प्रशासनिक विभाजन का क्रम बताना है यहाँ पे। गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का क्रम है भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु था। राजकुमार, मंत्री और सलाहकार उसकी सहायता करते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसे भुक्ति यानी प्रांत जो थे भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में हुआ, जिसे विषय जिलों को विषय कहा जाता था, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विधि तहसील स्तर का प्रशासनिक विभाजन था तथा ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। इसका प्रधान अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपनी तैयारी को फ्यूल देते रहिए GS फ्यूल के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।